पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक भी फैलाया था। परंतु अंत में वे एक राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण भी सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द वेदीवान विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज का जीवन परिचय। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1249 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महान राजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थी। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता की विवाह के 12 वर्ष पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज चौहान के मित्र। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अंगनपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्वान है। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगलपाल की एकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित को अपना उत्तराधिकारी बनने की इच्छा प्रकट की और दोनों ही की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 ईस्वी में महाराजा अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता के बारे में जानने का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो गए थे। वही संगीता के पिता जयचंद पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश में राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी थी, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भी भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर उन्होंने दोनों पूरी विधि विधान से विवाह संपन्न किया और इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए, परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सहज रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य का शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन करना नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु इसी बीच अहिंवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां से जाना पड़ गया और उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अहिंवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गया, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़ी पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार करवाया। इस तरह इस युद्ध परिणामहीन रहा। इस युद्ध में शहीद किले के पास तराई नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 700 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा विश्व युद्ध। अपनी पुत्री सहयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर लिया। यह युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो सहयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। चूंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए और न पीछे हट पाए और जयचंद के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिक का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को भी उसकी गद्दी का परिणाम मिला और उसे भी मार दिया गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कनौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज्य लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्द वेदी भान का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला समाप्त कर दी और जब सहयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसे भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके द्वारा क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर। फिर क्वेश्चन बनता है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकूट के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है राठौर। फिर क्वेश्चन बनता है, जिस अभिलेख में शासक भरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बिजोलिया का अभिलेख। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1191 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जयानक भट्ट। फिर क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है कपूरी देवी। फिर क्वेश्चन बनता है, बिजोलिया शिलालेख किस मंदिर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ मंदिर में। फिर क्वेश्चन बनता है, गौरी शंकर व हीराचंद ओझा ने चौहानों को क्या बताया? तो इसका सही आंसर है सूर्यवंशी। फिर क्वेश्चन बनता है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है वासुदेव। फिर क्वेश्चन बनता है, पहला स्वतंत्र चौहान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है गुहक वंश। फिर क्वेश्चन बनता है, अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर है अजय राज ने। फिर क्वेश्चन बनता है, अजमेर का किला किस चौहान शासक ने बनाया था? तो इसका सही आंसर है अजय राज ने। फिर क्वेश्चन बनता है, सोमदेव किस शासक के दरबारी था? तो इसका सही आंसर विग्रहराज चतुर्थ का। फिर क्वेश्चन बनता है, सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ललित विग्रहराज। फिर क्वेश्चन बनता है, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1113 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, किस चौहान शासक का काल स्वर्ण काल कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ का। फिर क्वेश्चन बनता है, महोबा का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था और यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज व परमारदेव और यह 1882 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन बनता है, सुभाष उद्यान दौलत बाग किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। फिर क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1166 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, किस चौहान शासक को विसलदेव के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ को। फिर क्वेश्चन बनता है, अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बिजली पहाड़ी पे। फिर क्वेश्चन बनता है, सांबर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है वासुदेव ने। फिर क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर चंद्रबरदाई।